अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी जिसको मईशत कहते हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो एक ईद सीज़न गुज़रा, जो रमज़ान गुज़रा, पाकिस्तान और कराची की तारीख़ का ड्रॉबैक हमारे ताजिरों को देखने को मिला। आज उसकी वजूहात देखेंगे और इसके लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक़ है, आप सदर हैं आल कराची ज्यूलर एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, आप चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान सेंट्रल कराची के। उसके साथ साथ डिप्टी कन्वीनर हैं स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसन कुरैशी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़ा माशाल्लाह, आपकी शख्सियत भी बड़ी हसीन है और आपका नाम भी बड़ा हसीन है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मोहम्मद हसीन कुरैशी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अवैस फारूकी साहब। आप लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के सदर, जो कि कराची की मईशत का दिल है लियाकताबाद, और साथ साथ आल ताजरान सिंध इत्तेहाद के भी नायब सदर हैं अवैस फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूकी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी बताएं। तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए, और आज हम बात करेंगे ताजिरों के मसाइल के लिए और आवाम के मसाइल के लिए, जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। सबसे पहले हम आते हैं हसीन कुरैशी साहब, मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब की तरफ। एक पिछले दिनों, यानी ये ख़ास तौर पे रमज़ान के बाद से ज़्यादा देखने में आया, और हम अगर पिछले हफ्ते की बात करें कि गोल्ड के प्राइस बड़े फ्लक्चुएट हुए हैं, यानी अचानक हाई होना, कम होना, और हाई ज़्यादा देखने में आए। अब इसके अंदर हम अगर बात ये करते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर इसी तरह जो बिल्डर्स की तरफ लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कोई फ्लैट्स ले रहे होते हैं, कोई प्लाट्स ले रहे होते हैं, तो आवाम शशोपंज का शिकार है कि इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन रास्ता वो आया कोई ज़मीन जायदाद, कोई दुकान शॉप वगैरह परचेज़ करके रेंट पे देना और आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू का बढ़ जाना, वो ज़्यादा बेहतर है कि यह इस सिचुएशन के अंदर जब गोल्ड के प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट हुए, बढ़े हैं, ये बेहतर है। और फिर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे आगे चल के कि आप फिर ये भी बताइएगा कि आपके हवाले से, यानी ताजिर जो भी ज्वेलर्स हैं हमारे, उन ताजिरों पर इसका क्या असरात मनफी आए हैं या मस्बत असरात आए हैं, और आया इन तमाम मामलात को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रोल, कोई कमेटी, कोई इदारा या कोई चीज़ बनाई गई है? मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा सबसे पहले आपने सवाल किया, खुसूसी तौर पे जी सोने की जो बढ़ती हुई कीमतें, और ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। सोने की जो कीमतें बढ़ने का एक सिलसिला जो आगाज़ हुआ बहुत तेज़ी से जो बढ़ने का हुआ, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद, उसके बाद फ़लस्तीन में जो सूरत हाल हुई, गज़ा की जो सूरत हाल हुई, फिर उसके बाद दोबारा तेज़ी से आलमी मार्केट बढ़ना शुरू हुई, और अब जो ये सूरत हाल गुज़िश्ता आपने हाल ही की जो सूरत हाल बताई, ख़ुसूसी तौर पे गुज़िश्ता 1-1.5 माह पुरानी बात जो है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से इक़्तिदार संभाला और उसके बाद जो इक़दामात उठाने शुरू किए, और दुनिया में एक माशी जंग का आगाज़ हो गया। मईशत पे दुनिया की एक बोझ पड़ा। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का, अगर ये जंग जैसे अमेरिका और चाइना की ख़ुसूसी तौर पे जिस तरीके से देखने में आई, तो एक दुनिया में माशी बहरान पैदा हो गया। तो उसको देखते हुए सारा जो बोझ पड़ा वो सोने पे पड़ा, क्योंकि दुनिया में ममालिक भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि सोने की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसा मुनाफा बख्श काम है कि आम लोगों से लेकर कंपनी से लेकर ममालिक ये बेहतर समझते हैं कि हम जो है सोने में इन्वेस्टमेंट करें। माजी में भी और अब भी चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते रहें। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो आलमी मार्केट में सोने पे दबाव बढ़ा और सोने की कीमतें
आलमी मार्केट में बढ़ना शुरू हुई। उससे पहले पाकिस्तान में सोने की अगर कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती थी तो पाकिस्तान में एक मसला ये था गुज़िश्ता 1.5 साल पहले कि डॉलर कंट्रोल में नहीं था। 10-15 रुपए 20 रुपए रोज़ाना की सूरत में अप डाउन चलता था। तो जब से आर्मी चीफ ने माफियाज के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करी तो तकरीबन लगभग 1.5 साल हो गया डॉलर एक कंट्रोल में, एक इस्तेहकाम है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि गुज़िश्ता 1.5 साल में ये गज़ा की जंग का एक मामला जो शुरू हुआ, तो जहां पाकिस्तान में डॉलर कंट्रोल हुआ और सोने के रेट में भी इस्तेहकाम आता, तो जब आलमी मार्केट में तेज़ी से सोने की कीमतें बढ़ने लगी तो पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिक ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो ख़ुसूसी तौर पे सोने का छोटा कारोबार करने वाले लोग थे, कारीगर तबका था, वो परेशानी का शिकार हुआ। उसकी एक बुनियादी वजह यह भी रही कि पाकिस्तान में जिस तरीके से गुज़िश्ता सालों में महंगाई में इजाफ़ा हुआ, ख़ुसूसी तौर पे रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हुआ, तो पाकिस्तान में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद शदीद तरीके से मुतासिर हुई। और सोने का जो कारोबार है वो आप देखते हैं, समझते हैं कि ख़रीदारी में आखिरी नंबरों पे आता है, तो वो बराह रास्त असर हमारी गोल्ड की मार्केटों पे पड़ा और हमारी गोल्ड की मार्केटों में एक तरीके से जो कारोबार था वो तकरीबन 30-40% मज़ीद कम हुआ। और अब जो ख़ुसूसी तौर पे हमने देखा कि जब हमने साल का आगाज़ किया तो सोना 2,82,000 रुपये पर तोला था, लेकिन ये जो 3.5 महीने गुजरे इसमें तकरीबन सोने की कीमतों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का इजाफ़ा हुआ। और वो इसलिए इजाफ़ा हुआ कि वो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो दुनिया में एक माशी जंग का आगाज़ किया और चाइना और अमेरिका की जो कशीदगी थी, अगर यही सूरत हाल मज़ीद रहती है, हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कदम पीछे हट के वो टैरिफ कम करने का इंदिया दिया है, 90 डेज का रिलैक्सेशन दिया है, जिससे चाइना को तो नहीं दिया लेकिन यह कि दीगर ममालिक को उन्होंने दिया है। असल जो जंग चल रही है, असल जो मामला हैं वो चाइना से हैं। तो चाइना ने अमेरिका पे टैरिफ में इजाफा किया है, अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ में, लेकिन अभी कल ये सूरत हाल पैदा हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम चाइना से बात करने के लिए तैयार हैं। उसका बराह रास्त असर ये हुआ कि $100 मार्केट सोने की आलमी मार्केट में नीचे आ गई और पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 दिन में तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये सोना डाउन हुआ। अगर हम ये समझते हैं कि ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है आलमी हालात की वजह से, सोना क्योंकि सोना अप और डाउन आलमी हालात की वजह से हो रहा है, अगर चाइना और अमेरिका का कोई मुआहदा हो जाता है इस हवाले से, फिर तो हम समझते हैं कि सोने की कीमतें मज़ीद कुछ डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से चलती रही तो सोना जो है तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 4 लाख के लगभग तो पहुँच ही गया है, तकरीबन 5 लाख से भी ऊपर जाएगा। जिस तेज़ी से सोने के रेट आलमी मार्केट में बढ़ रहे हैं तो मकामी मार्केट में भी ऑटोमेटिक इसी तरीके से रेट में इजाफा यानी होगा। मैं आम फहम अल्फाज में अपने देखने वाले नाजरीन के लिए ये सवाल और क्लियर करूँगा कि मुख्तसरन सा जवाब दीजिएगा कि क्या इस वक्त जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो इस बात को ऐसे लें कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त गोल्ड पे कर सकते हैं। कोई आप, क्योंकि आप माहिर हैं, आप पूरे पाकिस्तान लेवल पे, कराची लेवल पे, सिंध लेवल पे ज्वेलर एसोसिएशंस को देख रहे होते हैं, आपकी बात बड़ी अथेंटिक है, आपकी बात ये पूरी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखी जाएगी, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों बड़े परेशान होते हैं क्योंकि इस वक्त आपको पता है कोई फ्लैट ले लेता है, कोई प्लॉट ले लेता है और उस पर भी कब्जा हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बड़ा आसान है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी बात से ये नतीजा अखज़ करें कि हमारे देखने वाले नाजरीन जो पूरी दुनिया में हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में और अपनी माशी हालात को बेहतर बनाने में वो गोल्ड को परचेज कर सकते हैं मैक्सिमम? आया नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि ममालिक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट देखें, अगर हर एक ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा तो सोने पे एक दबाव आ जाएगा और वही वाली सूरत हाल है कि सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन सोने का जो कारोबार है और सोने में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इंतहाई मुनाफा बख्श और हैंड कैश है, वो समझे। तो वो आप उसको आप आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कैश करा सकते हैं। जो आपका एक आम नॉर्मली लोग 10 तोले के पीस या 5 तोले के पीस
जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि यार हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि सोना उठा के रख दें। तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। बहुत अच्छी आपकी बात से इस बात को अखस मैं ये समझता हूँ कि नाजरीन के लिए आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, और यकीन इस तरह की इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें फिर हमारे पाकिस्तान की मईशत में भी एक अहम किरदार अदा कर सकती उसके है। अलावा दूसरी एक और चीज़ है कि साथ साथ अब लोगों का रुझान चांदी की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि जिनके इस वक्त जो कंडीशन है सोने की, रेट की तकरीबन 3.5 लाख रुपए से क्रॉस कर गया है। तो जिन लोगों की रेंज कम होती है तो वो चांदी में भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथ में, और चांदी की जेवरात की ख़रीदारी में इजाफा हो रहा है। यानी ये है कि चांदी के रेट भी अब होने वाले, फिर वही जो दबाव की बात आ जाएगी। तो अब उनके पास बेहतरीन, इससे बेहतर ये है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लें, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसकी आपको रीसेल वैल्यू कोई नहीं है। अगर आप कोई 10,000 का, 15,000 का, 20,000, 50,000 का भी आप कोई लेंगे तो उसको आप बाद में आपको कुछ नहीं मिलना। और अगर चांदी की भी आप कोई 50,000 की चीज़ लेते हैं तो आपको कम से कम 30,000, 32,000 रुपये रिटर्न में मिल जाएंगे। अब हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर से गोल्ड के ऊपर, मगर जब हम परचेज करने जाते हैं और हम रेट देखते हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है, जो आप लोगों के पास भी एक तख्ती लगी होती है, उस पर रेट कुछ और होता है। जब हम परचेज करने जाते हैं, जब तो कोट किया जाता है वो रेट, मगर जब हम सेल करने जाते हैं, बाइंग के लिए तो रेट हमें वो मिलता है, सेल करने जाते हैं तो कस्टमर को, क्लाइंट को वो रेट नहीं मिलता ओरिजिनल। तो ये सवाल के लिए मैं बात करूंगा कि इस हवाले से हमारे शहरी बड़े परेशान होते हैं। ओवैस फारूकी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये सीज़न, क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक किरदार अदा करने यहाँ बैठे हैं, इस किरदार के अंदर एक तो मुझे ये बताइएगा कि हम सुनते आ रहे हैं और तमाम टॉक शोज़ के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची है। फिर हम कराची शहर की बात करते हैं तो लियाकताबाद का नाम भी टॉप रैंकिंग में आता है। तो जैसा कि आपका मैंने तारुफ कराया नाजरीन को कि आप फर्नीचर मार्केट के सदर हैं और पूरे कराची शहर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, जहाँ कराची की कुछ शहरियों की या कुछ तंजीमों की कोई नेगेटिव एक्टिविटी और एलिमेंट्स का नाम आ रहा होता है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर कराची अपना किरदार अदा कर रहा है। तो उसमें लियाकताबाद और कराची के ताजिर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और क्या आया इस बात में कुछ हकीकत है कि वाकई टॉप रैंकिंग कराची, और कराची का टॉप रैंकिंग जो मार्केट्स हैं उसमें लियाकताबाद का नाम भी आता है, और लियाकताबाद में कितनी इकसाम की मार्केट्स हैं, थोड़ा सा बताइएगा मैं नाज़रीन। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और कि 21 का शुक्रिया कि उन्होंने मदऊ किया और हमारी आवाज़ बने। अच्छा देखें, बात यह है कि ताजिर ही तो सब कुछ दे रहा है, कराची चल रहा है तो पाकिस्तान चल रहा है ना। तो इसमें दो राय नहीं है कि कराची और कराची का इलाका लियाकताबाद या सेंट्रल कह लें आप उसको, कि कई शहरों से ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ये इदारों के पास रिपोर्ट मौजूद है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि ताजिर हमेशा से टैक्स दे रहा है और देता आया है, और ये टैक्स कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ताजिरों को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा इस हवाले से। तो आप अगर देखें तो मार्केट मज़ीद डाउन हो रही है। जैसे अभी आपने सवाल किया कि रमज़ान का सीज़न क्यों इतना पिछले सालों के मुकाबले में इतना डाउन गया, हद से ज़्यादा डाउन गया, उसकी वजूहात यही हैं। एक तो बढ़ती हुई महंगाई, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रही है। अब आप मुझे बताएं, लोग कपड़े खरीदेंगे, बिजली का बिल देंगे या फर्नीचर खरीदेंगे? तो जब तक आप महंगाई की शरह बढ़ाते रहेंगे तो आवाम तो इसके तले दब जा के मर जाएगी। मेरे ख्याल से शायद मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि गुर्बत रहे ही नहीं। तो ताजिर, मैं ये समझता हूँ कि ताजिर जब इतना कुछ इस मुल्क को दे रहा है तो ताजिर को भी कुछ हमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए। अच्छा, एक ताजिर बिरादरी की इसी तरह की कोई शख्सियत ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि लाहौर, पूरा शहर है लाहौर, इतना टैक्स नहीं देता, या अनारकली बाजार आई थी, अनारकली बाजार जो इतना बड़ा बाजार है लाहौर का सबसे बड़ा बाजार, बिल्कुल ऐसे, वो इतना टैक्स नहीं देता जितना लियाकताबाद देता है। क्या इसमें हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है, इससे कई ज़्यादा टैक्स देता है अनारकली बाजार के मुकाबले लियाकताबाद, जी बिल्कुल अनारकली बाजार के। अच्छा, और सिर्फ फेडरल टैक्स नहीं,
आप सिंटैक्स पे भी आ जाएं सर। मैं एक आपसे इस रिलेटेड ये बात मुकम्मल करते हुए फिर अगले सवाल की तरफ आऊँगा और फिर मैं मोहम्मद हसीन कुरैशी भाई की तरफ आऊँगा। अवैस फारूकी भाई, एक बात ये सुनने में आती है अक्सर हुकूमती इदारों की तरफ से, जब हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं और कराची के कानून नाफिज करने वाले इदारे बैठे होते हैं और जहाँ पे मईशतदान बैठे होते हैं और जहाँ पर हम बल्दियाती इदारों की बात करें, कि लियाकताबाद का ये जो सीज़न डाउन हुआ है ख़ासतौर पर लियाकताबाद के हवाले से, तो यहाँ पे जो नाजायज़ तजावीज़ात हैं कि अगर आप लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में आते हैं तो उनकी दुकान का हदूद कुछ और होती है, मगर सामान इतना बाहर होता है कि एक अच्छा तबका गाड़ियों के अंदर अगर वो आना चाहे लियाकताबाद और परचेजिंग करना चाहे तो उसको इश्यूज़ होते हैं। या हम लियाकताबाद की उस मार्केट की बात करें जहाँ पर कपड़ा मार्केट है, जहाँ ज्वेलरी की मार्केट है, वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज़ एक तो हुकूमत की तरफ से हैं, जो ताजिर तो कहते ही आ रहे हैं पहले दिन से, मगर जो ताजिरों की तरफ से नाजायज़ तजावीज़ात का इशू है, इस हवाले से भी कोई इम्पैक्ट है इस सीज़न डाउनफॉल के अंदर? देखिए, मेरी जहाँ जहाँ इस ट्रैफिक के बिगाड़ के हवाले से मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें मैंने लियाकताबाद, क्योंकि लियाकताबाद सेंट्रल है, मैंने उसको हमेशा कोट किया है उस 10 नंबर को, उसकी वजह से जो ट्रैफिक हमेशा जैम रहता है। डीआईजी कराची, उनसे भी मीटिंग रही है और कुछ जगह मीटिंग्स रही है, लेकिन कुछ दिन ऑपरेशन ज़रूर हुआ एक आध बार, लेकिन उसके बाद आप इसके हक में हैं कि नाजायज, मिसाल के तौर पर अगर हम लियाकताबाद 10 नंबर से डाखाने की तरफ जाते हैं या वापस आते हैं, अच्छा जाने वाला तो फिर भी कुछ बेहतर है, ज्वेलरी मार्केट की तरफ की हम बात करें, मगर वो एरिया जहाँ पे कपड़ा मार्केट है, जहाँ पे टॉयज हैं और अदर जो एक ईद सीजन की जो हम कहें आमाजगाह है, माँ है, अब वो जितना रोड नहीं है गुजरने का उससे ज्यादा तो नाजायज तजावीज़ात हैं। आप उसके हक में या खिलाफ हैं? नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए और हम कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम कई बार मीटिंग सिलसिले में कर चुके हैं। ये जो कहने सुनने में आता है जब हम बल्दियाती इदारों के साथ बैठे होते हैं, हुकूमती नुमाइंदों के साथ बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि ताजिरान की कुछ तंजीम इनकी जो सरपरस्ती कर रही है और कुछ और मामला भी है। इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आज आप हमारे प्रोग्राम में उनसे कोई ताल्लुकी का ऐलान ला ताल्लुकी का ऐलान भी करते हैं और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट या इदारा कोई आता है तो हम उनके साथ खड़े होकर ये काम करवाएं। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये एक मुस्बत चेहरा हमारे ताजिरों का, उनके ज़िम्मेदारान का, उनके अहदेदारान का आज खुशहाल पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपके साथ। अच्छा, सवाल तो मैंने आपसे किया था मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, तो ये जो सवाल था कि एक इन्वेस्टर, देखें प्लॉट का इशू ये है कि एक खुली बोली लगती है, अगर हमने लिख के लगा दिया ये मकान बराए फ़रोख्त है, हमने सोशल मीडिया पे, फेसबुक प्लेस मार्केट या और जिस हमारे जो OLX वगैरह है, ज़मीन.com है, वहाँ लगा दिया तो वहाँ खुली ऑफ़र आती है और उसमें कोई भी जिसकी ज़रूरत की जगह है वो अच्छे पैसे लगा के वो जगह परचेज़ कर लेता है। ब्लैक मेलिंग वाला एक अंसर नहीं है, मगर ये जो हमारे ज्वेलर हजरात हैं ये थोड़े से बदनाम हैं। अब मैं इस वक्त न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज्वेलर हजरात, ताजिरान का क्या कहना है इस हवाले से कि मैं एक सोने की अंगूठी लेकर आया आपके पास, मैंने आपसे उसके रेट लगवाए, मैंने परचेज़ की 10,000 की, आपने रेट लगाए 15,000, मैं आगे जाता हूँ कोई 16,000 लगाता है, कोई 18,000 लगाता है, जबकि ये रेट तो तय है हुकूमत की तरफ से। और जिस तरह हम परचेजिंग पे बात करते हैं तो पर तोला की बात कर रहे होते हैं, तो जब सेलिंग की बात होती है कस्टमर की तरफ से और बाइंग की बात होती है दुकानदार की तरफ से, तो जब ये फ्लक्चुएशन क्यों? देखें, इसकी दो वजूहत हैं, एक तो और दोनों को अलग करने की ज़रूरत है। एक तो आपने अगर कोई 24 कैरेट का कोई पीस लिया या सिक्के आते हैं वो लिए, तो उसको अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आपको जो मौजूदा रेट है उससे 500 और 1000 रुपये कम कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त होती है, उसमें फ़र्क होता है। इसी तरीके से जो 24 कैरेट का सोना उसमें तो 1000 और 500 रुपये का पर तोला फ़र्क है। अच्छा, जो आपने बने हुए आइटम का कहा, जब बना हुआ आइटम होता है तो उसमें मिसाल के तौर पर आपने 10,000 रुपये की कोई अंगूठी ली तो उसमें मेकिंग भी साथ में उसके मौजूद है और वेस्टेज भी साथ में मौजूद है, और जब आप उसको रिटर्न करने जाएंगे तो खुसूसी तौर पे जिस दुकान की रसीद होगी वो तो एक नॉर्मली बात है कि 25%
काट के अच्छा, ये आपको। आपकी बात से एक और चीज़ बड़ी अच्छी सामने आई है कि इसमें रसीद के हवाले से आप बात कर रहे हैं, स्लिप के हवाले से, तो हम इस सवाल को इस सवाल के साथ मर्ज करेंगे और ये 24 कैरेट पे भी बात करेंगे। अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूर वापस मिलेंगे थोड़ी देर बाद। इस ब्रेक के बाद डॉक्टर फ़हीम, ब्रंच विद डॉक्टर फ़हीम के साथ। एक दफ़ा फिर खुशहाल तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की राह में ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के साथ हाजिर खिदमत है। तो सवाल असल में मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, आपने एक बात की 24 कैरेट की भी और स्लिप की भी। हम उस सवाल को मर्ज करते हैं क्योंकि देखने वाले नाजरीन या हमारे जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं उनकी तरफ से सवालात आते हैं कि एक तो ये सवाल को भी, इसको 24 कैरेट का आपने जिक्र किया, तो ये भी करें कि अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी सऊदीया या दुबई जा रहा होता है तो हमारे देखने जाने वाले जो रिलेटिव है वो कहते हैं यार दुबई से सोना ले आना, वहाँ का सोना अच्छा होता है या सऊदीया का सोना अच्छा होता है। लोग उम्रे पे जाते हैं तो परचेजिंग भी करके आते हैं। अच्छा, पहले अदवार के अंदर परचेजिंग आसान थी, ले आते थे। अब आपको पता है स्मगलिंग का इशू है एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा, कुछ जेन्युइन इश्यूज भी हैं और कुछ एक आम इंसान लेकर आ रहा होता है अपनी फैमिली के लिए, एक परचेजिंग कर रहा होता है शादी के लिए, उसको प्रॉब्लम आती है। एक सवाल इसमें यह निकलता है कि आया दुबई, सऊदीया और पाकिस्तान के सोने में वाकई फ़र्क होता है नहीं होता? अच्छा, आपने जो बात की कि वो मैकिंग को लेके और तमाम चीज़ों को लेके, बात ये है कि मैकिंग के साथ तमाम चीज़ों के साथ एक सोना, एक गोल्ड मैंने 10,000 का ख़रीदा। अब जब मैं बेचने जाता हूँ तो सबके अलग अलग रेट क्यों हैं? यानी कोई भी दुकानदार एक रेट नहीं देता। एक ये सबसे बड़ी वजह है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए एक आम इंसान, एक आम शहरी, एक आम ओवरसीज डरता है कि यार गोल्ड में, जो मैंने आपको इशू बताया कि मकान बराए फ़रोख्त लिखना बहुत आसान है, मगर एक सोने की अंगूठी या ज्वेलरी का OLX पे ऐड देना, ज़मीन.com या मार्केट प्लेस, हम फेसबुक पे मुश्किल है। तो ये 2-3 सवालात थोड़े से लिंक हैं, तो इनका थोड़ा सा मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। देखें, सबसे पहले आपने कहा कि वो जो गोल्ड बाहर से आता है, ख़ुसूसी तौर पे दुबई, सऊदीया, एक आम तासुर है लोगों में, और ये वही पुरानी बातें कि जो पुराने लोगों की बातें होती थी वो फिर लोगों के जहन में ऐसे ही रच बस जाती थी कि वो कहते थे कि भाई ये बात ही सही है। ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो प्योर गोल्ड होता है और यहाँ का भी जो प्योर गोल्ड है 24 कैरेट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। गोल्ड गोल्ड होता है, चाहे कोई भी हो। गोल्ड तो गोल्ड होता है, लेकिन उसमें कैरेट, जब कोई बनी हुई चीज़ होती है तो जहाँ तक आपने इन्वेस्टमेंट की भी बात की, गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 24 कैरेट में करता है। मैंने आपको इससे पहले ये बात समझा दी थी और कहा कि ये मुनाफा बख्श कारोबार है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप कोई वो इन्वेस्टर करता है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने तो ये देखा है कि वो सिर्फ 24 कैरेट जो प्योर गोल्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। और जो चीज़ें अगर कोई बनवाते हैं, अंगूठी, सेट और दीगर, वो अपनी शादी ब्याह या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को बनवाते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताया कि मेकिंग होती है, वेस्टेज होती है, वो उसमें शामिल होती है। जब उसको आप बेचने जाएंगे तो एक नॉर्मली बात है कि सोने की अगर कोई चीज़ आप ख़रीदारी करेंगे और जब उसको रिटर्न में लेके जाएंगे तो 25% वो माइनस होगा उसमें से। दूसरा, आपने सवाल ये किया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, मेरे पास आएंगे तो मैं कुछ पैसे लगाऊंगा और दूसरे किसी दुकानदार के पास जाएंगे, ये एक बेएतमादी तो है वो अवाम कुछ की आप नहीं, वो बेएतमादी नहीं है, वो एक अवाम को समझने की बात है। समझने की बात ये है कि ये सिर्फ सोने के मामले में ही नहीं है। अभी फर्नीचर से मुंसलिक हमारे अवेश भाई भी बैठे हुए हैं, फर्नीचर के मामले में मैं आपको बता हो नहीं सकती। मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन जब फ़रोख्त करने कोई भी चीज़ जाएंगे, ज़रूरत के तहत सोना बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने आपको एक बात बता दी कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट, ये जो बने हुए आइटम होते हैं 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट,
तो वो उसी कैरेट के हिसाब से उसको पैसे जब कस्टमर वापस आता है तो दिए जाते हैं। लेकिन उसका तरीकाकार मैंने बता दिया कि वही 25% माइनस होगा अगर वही रेट होंगे। उसके अलावा अगर किसी दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं और मैंने अगर किसी चीज़ के 7,500 रुपये लगाए, 10,000 की दी थी और वो दुकानदार 6,000 रुपये लगा रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। क्योंकि सोने की जो बनी हुई चीज़ होती है वो अपनी जांच के मुताबिक, क्योंकि वो एक हमारा एक सिस्टम होता है कि कसौटी पे चेक करते हैं, चेक करने के बाद अच्छा, ये भी एक सवाल बीच में आता है वो कि अक्सर दुकानदार आवाम ये भी कहती है कि जब हम चेक करवाने जाते हैं तो हर दुकानदार अपने पास कोई मखसूस किस्म का पत्थर रखा होता है या केमिकल लगा के उसको घिसता है, और वो क्योंकि एक माइनर सी उसका वजन भी कम हो जाए तो उसके रेट कम हो जाते हैं, तो इस तरह भी सोना चोरी करते हैं कुछ ज्वेलर्स कि वो उसको घिस के उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो वो उसके ज़र्रात वो अपने पास ले लेते हैं। ये भी उन्हीं बातों में से एक बात है जो पुरानी लोगों के जहन में घिसी पिटी बातें आती हैं और सुनी सुनाई बातें होती हैं, और फिर उसके बाद लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। ये एक पत्थर होता है कसौटी, जिसको सोने को चेक करने के लिए कि ये एक बहुत पुराना निज़ाम है, कदीम निज़ाम है, कि उस पर एक नज़र ठहरती है कि उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने कैरेट का है। अब उसमें 19-20 हो सकता है, 100% रिजल्ट नहीं होता, कभी कभी 100% भी होता है और कभी कभी 19-20 क्या ये होता है। निज़ाम दुबई सऊदीया में भी होता है? मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये जो आपने कहा कि उसमें सोना कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब वो हमारी कसौटी मुकम्मल हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसको पानी, स्कॉच ब्राइट है ना, उससे धोते हैं पानी से, और वो पानी नाली में चले जाता है। उसकी कोई हकीकत नहीं है इस बात की, इसमें कोई सच्चाई अच्छा, नहीं इसके है, और लिए आवाम के जहनों में अगर ये बात है तो ये गलत बात है। आपकी जो एक बरादरी है, आपका जो कारोबार है, आपकी जो मार्केट है, उसकी तरक्की के लिए बेहतर नहीं है कि एक ज्वेलर एसोसिएशन बिंगा सदर, आप पूरे कराची को देखते हैं कि आपकी दीगर तंजीमें भी जो हैं सब मिलकर एक एलामिया जारी करें और बाकायदा सबूत के साथ, क्योंकि देखें यहाँ बैठ के भी हम जो बात करते हैं तो वो यही कहेंगे जिस तरह वो खाम ख्याली है बुजुर्गान की, तो ये भी एक सिर्फ हवाई बात है, ऐसा नहीं है। जो ओल्ड इज़ गोल्ड जो बुजुर्ग कहते हैं वो ठीक होता है कि आप आवाम का एतमाद ज्वेलर्स पे बहाल करें। इस मौके पे जब इन्वेस्टमेंट और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं और लोग इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक वक्त था पहले लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करते थे, फिर कुछ ज्वेलर्स की तरफ से ही जो बेएतमादी आवाम में आई तो लोग जो कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जायदाद की तरफ, प्लाट की तरफ इस तरफ आए। तो आप लोग इस तरह का कुछ करें। इस हवाले से हम आपसे आते हैं वापसी में, पहले हम अवैस फारूक भाई के पास चलते हैं और एक सवाल मैं आपके पास और छोड़े जा रहा हूँ। मेरे भाई की शादी है, मैंने एक सेट बनवाया और आपसे स्लिप ली। अब मैं अपने भाई या दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को वो गिफ्ट करता हूँ, मगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने गिफ्ट कितने का लिया, ना मैं स्लिप दूंगा। अब वो जो मेरे रिलेटिव हैं जिनको मैंने गिफ्ट दिया, जब वो सेल करने के लिए जाते हैं तो स्लिप ना होने की वजह से बहुत ही कम रेट लगते हैं, और इस तरह की परचेजिंग करने की वजह से कुछ ज्वेलर्स हमारे ताजिर जो हैं उनके ऊपर FIR भी होती हैं और कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आई है। इस हवाले से आप क्या एडवाइस देंगे हमारे देखने वाले नाजरीन को भी और हुकूमत वक्त को भी कि आप क्या समझते हैं कि इस मामले को कैसे बेहतर किया जाए? अब मैं आता हूँ दोबारा अवैस फारूकी भाई की तरफ से। पाकिस्तान का दिल कराची शहर और कराची का दिल कराची, लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के सदर हैं आप। अच्छा, आपने कुछ शिकवे शिकायत की है अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त आपको ऐसी क्या सहूलत दे कि आप बिंगा लियाकताबाद के तमाम ताजिरों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तमाम किस्म की मार्केट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिंगा कराची नायब सदर सिंध इत्तेहाद के पूरे कराची शहर में ऐसी क्या सहूलतें दे हुकूमत वक्त, बल्दियात, सूबाई हुकूमत, वफाक, या जिस तरह के अभी जिक्र किया था अपनी पिछली गुफ्तगू में मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब ने कि मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान थे, सरबराह जो नए सरबराह हैं इस वक्त गुज़िश्ता 1.5 साल से, और उन्होंने जब अपनी ज़ाती इंटरेस्ट दिलचस्पी के साथ तमाम ताजिरों से एक मीटिंग की और मामलात को बेहतर किए, डॉलर के रेट बेहतर हुए, मामलात बेहतर हुए, आप मज़ीद क्या चाहते हैं? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि अब मसाइल से हम ऊपर आ चुके हैं। अब मसाइल तो थे पहले, अब जुल्म हो रहा है।
अल्लाह अकबर। और वो जुल्म किस सूरत में हो रहा है? सबसे पहले तो के इलेक्ट्रिक की सूरत में हो रहा है। आप मुझे बताएं, जब 11 से 12 घंटे किसी मार्केट या किसी मैन्युफैक्चरिंग हब में लाइट नहीं होगी, वो रीजन पेश करते हैं कि कुंडे हैं यहाँ पे। तो कुंडे, ये हमारा काम है निकलवाना? नहीं, तो आप वो कहते हैं कि हम ऐसे इलाकों के अंदर जिसमें लियाकताबाद जैसा एक नाम आता अच्छा है, चलें, सिर्फ हम लियाकताबाद। कुंडे निकालने आते अच्छा, हैं, चलो। तो वहाँ पे आप जैसे लोग ही, यानी उनका ये कहना है, ये हम उनका नहीं कह रहे कि आपके जो ताजिर या जो एक रिसोर्सेज वाले लोग, जो असर व रसूख रखने वाले लोग बीच में आ जाते हैं और उनको रुकावटें पैदा करते हैं कुंडा ऑपरेशन के खिलाफ। अच्छा चलें, इस बात को इसको यानी वो बेस बना के वो ये क्या करते हैं कि आपके इलाके के लोग उस इलाके की पीएमटी या वहाँ पे लोड शेडिंग करते हैं, ताकि जो लोग बिल भर रहे हैं वो प्रेशराइज करें उनको, जो कुंडा लगा के बिजली का, क्योंकि वो तो अब उन्होंने मीटर लगा दिया पीएमटी पे, उसका एवरेज वाइज उन्होंने तो बिल लेना है, जो बिल ऑफिशियली दे रहा है वो भी, और जो दे रहा है वही फंसता है, जो कुंडा लगा रहा है वो तो नहीं फंसता। तो उनका ये कहना है कि इलाके के लोग या यूनियन या कोई असर व रसूख वाले लोग मिलकर उन पे प्रेशर डालें कि जो कुंडा लगा के इलेक्ट्रिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको बिजली की फरावानी हो। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से ही मैं एक दरख्वास्त करूंगा मोनिस अलवी साहब से, सीईओ जो हैं के इलेक्ट्रिक के, वो ये दरख्वास्त करूंगा कि आप आएँ मार्केट या अपने नुमाइंदे भेजें, मैं आपको 80% रिकवरी दूंगा। नहीं, आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं सदर मैं साहब। स्टेटमेंट ये दूसरी बार दे रहा हूँ। मैं हर मीटिंग में ये कह के आ चुका हूँ, और हमें कोई अच्छा, एक सवाल भी ऐसी आया है इस रिपोर्ट बात नहीं दी जाती, हमें कोई रिपोर्ट तक नहीं दी जाती। ये कहा जाता है कि भाई आपकी रिकवरी नहीं है, तो आप हमें दें रिपोर्ट, और किस जगह की नहीं है, मैं अपनी मार्केट की खड़े होके वहाँ रिकवरी करवाऊंगा। फारूकी साहब, लेकिन आप हमें लाइट देंगे? अच्छा ये बताएं, आप अगर कोई फर्नीचर सेल करते हैं उस पे आपका प्रॉफिट और मार्जिन कितना होता है? एशिया की दूसरे नंबर की मार्केट है ऐसे, लेकिन रकबे की बुनियाद पे। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन तो वहाँ इतना कम है कि आप जल्दी से बता बोलेंगे देना यार। 2000, 4000, 5000। नहीं, परसेंटेज वाइज अगर 10,000 का एक सोफा सेट आप सेल आउट कर रहे हैं, 10,000 तो देखिए, एक मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कितना हजार, ये आपके आसान कर दिया सवाल कि 10,000 में 5,000 बचते हैं जी। नहीं, 10,000 में 5,000, यानी 500 बचते हैं आपके मुताबिक। 5% तो 500 हो गया। तो आप के इलेक्ट्रिक को ये कह रहे हैं कि 80% रिकवरी आप करा देंगे। एक एवरेज मार्जिन 5 to 10% है, हमारी है, आपकी है, सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, दरखास्त मौजूद हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है 5 to 10%, उसमें भी 10% हम तो डिक्रीज पे हैं। यानी हमने अगर किसी चीज में 100 रुपए लगाए, 80 रुपए इस वक्त हम रिकवर कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और मार्जिन ही 5 रुपए था, तो हम तो अभी भी 15 रुपए उसमें नुकसान पे जा रहे हैं। तो हम उस रिकवर करने के लिए, तो जो 20% का डेफिसिट है वो कवर करने के लिए क्या आप मदद करेंगे? क्या अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मेरा फर्नीचर शोरूम, अगर मैं मुसलसल फर्नीचर में नुकसान करता रहूंगा, तो क्या मैं फर्नीचर का काम कंटिन्यू रखूंगा? कभी नहीं रखूंगा। तो छोड़ दें कराची को। सर, ये बहुत सारी मसले का हल नहीं हुआ। अगले प्रोग्राम में हम आप इस जवाब लेंगे, क्योंकि आखिरी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, और वो एक स्लिप वाली बात थी, जो स्लिप के इश्यूज हैं और जो हमने इशू डिस्कस किए थे अभी। देखें, मैंने आपको कहा कि स्लिप के जो इशू हैं वो तो सीधा सीधा है। जो स्लिप बना के थी, उस जब FIR कट जाती है ज्वेलर्स के खिलाफ, देखें ज्वेलर्स अरेस्ट हो जाते हैं, इसका कोई हल? देखिए उसका और हल, जो आवाम जिसको गिफ्ट मिला हो और वो जेन्युइन सिचुएशन में अपनी जरूरत पे सेल करने आया हो, उसके ब्लैकमेलिंग पे रेट भी कम मिलते हैं, उसको ये प्रॉब्लम है। और जो परचेजिंग करते हैं वो अरेस्ट भी होते हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए रेट कम या ज्यादा की बात अलग है, बहुत ज्यादातर लोग इस तरह का कोई काम नहीं करते। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई 2, 4, 5%। आप अपने ही लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं? ये एसोसिएशंस, हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी आप देख रहे हैं? एसोसिएशन अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेन लाता है तो उसके मसले को फौरी हल किया जाता है। दुकानदार को बुला के, अगर जहाँ दुकानदार की गलती निकलती है या कस्टमर की होती है, तो दोनों को आगाह करके उस मसले को हल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब, अवैस फारूकी साहब। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने किरदार अदा करना है, और इस तरह के मसाइल को उजागर भी करना है, और मसाइल के हल को भी ढूंढना है। अब जहाँ पर हमारे नाजरीन और आवाम परेशान होती है इन मसाइल को लेके, उनके हल के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जा सकते हैं, ब्रंच टाइम विथ डॉक्टर फ़हीम। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपने कमेंट्स ज़रूर करना है, आपने बताना है। और इस हवाले से
मज़ीद आपको कोई परेशानी हो, अगर आप गोल्ड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक चांदी के लिए हमारे मोहम्मद हसीन कुरैशी साहब ने बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फर्नीचर के हवाले से, ये पूरे कराची के ताजिर बिरादरी के हवाले से अगर देखने वाले नाजरीन के कुछ सवालात हैं और इनसे आपके कुछ मसले मसाइल हैं तो वो हल भी किए जाएंगे, ताकि जब आपके मसाइल हल होंगे तो इनके मसाइल हल होंगे। इन तमाम मसाइल को हल करने के बाद पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम किरदार अदा करेंगे एक मुनफरिद प्रोग्राम के साथ। आपने हमारा साथ देना है और देखना नहीं भूलना हर हफ्ते और इतवार की सुबह 10 बजे ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम हर्बरिस्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।